क्लास 9। तो अगली जो आपकी पार्ट है वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ठीक है, तो वाक्यों में अर्थ की दृष्टि से जो भेद है उसे आपको समझना है। ये अध्याय थोड़ा सा आपके लिए कठिन है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जहाँ तक हो सके आसानी से करा सकूँ और आप इसको अच्छे से समझ सकें। वाक्य से तात्पर्य, आप जानते हैं कि भाषा का उद्देश्य संप्रेषण है। संप्रेषण के अंतर्गत हम वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप को रचना वाक्यों से होती है। वार्तालाप की रचना किससे होती है? वाक्यों से होती है। वार्तालाप का मतलब क्या हो गया? बातचीत। जब हम बातचीत करते हैं तो उसे वार्तालाप कहते हैं। अतः वार्तालाप की आधारभूत इकाई वाक्य है। तो इसकी आधारभूत इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य के बिना वार्तालाप नहीं हो सकता। वाक्य के द्वारा व्यक्ति अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है। अपने मन के भाव को बोलते हैं वाक्य के द्वारा। आप या तो जानते ही हैं कि वाक्यों की रचना विभिन्न पदों और पदबंधों से होती है। तो विभिन्न प्रकार के पद और पदबंध से जो है वाक्य बनते हैं। वाक्य में आए हुए सभी पदबंध परस्पर मिलकर वक्ता के विचार या संदेश को प्रकट करते हैं। तो बोलने वाले का जो विचार है वो प्रकट कौन करता है? वाक्य। और वाक्य किससे बनते हैं? पद और पदबंध से। इस तरह ये आप कह सकते हैं कि वाक्य मानव मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। वाक्यों के कुछ उदाहरण देखिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, किसान खेतों में हल चला रहा है, सब लोग बहस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो भाषा की लघुतम इकाई है। अब जैसे कि आप शब्द की लघुतम इकाई क्या है? वर्ण है। उसी तरह से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य से ही भाषा बनती है, बिना वाक्य के भाषा नहीं। यदि वाक्यों की रचना पर ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वाक्य की रचना में दो अंश प्रमुख होते हैं, कर्ता तथा क्रिया। अब वाक्य की रचना के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो इसमें क्या हमें चाहिए होता है? कर्ता और क्रिया। अब क्रिया आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप पढ़ा करते थे, बस वही समझ लीजिए। कर्ता कार्य करने वाला, क्रिया कार्य जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। यदि हम लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा मात्र कहते हैं तो अंश वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें एक क्रिया पदबंध नहीं लगा है। अब जैसे कि हम एक वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, लड़के ने डंडे से, आगे हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हमने कर्ता लिखी और क्रिया नहीं लिखा, मतलब उसने क्या किया वो नहीं लिखा। तो ये वाक्य पूरा है या वाक्य पूरा नहीं है? ये किसी वाक्य का अंश कहलाया जा सकता है, लेकिन ये पूरा नहीं है क्योंकि इसमें क्रिया पदबंध नहीं लगा है। जब इस वाक्य में क्रिया पदबंध को भी जोड़ दिया जाता है तभी यह वाक्य बनता है। जैसे लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा, तो मारा क्या है? क्रिया है। बिना इसके क्रिया के बिना यह वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अतः ध्यान रखिएगा कि बिना क्रिया, यानी कि अगर काम नहीं हो रहा है या आप काम हो रहा है लेकिन बताते नहीं हैं, तो फिर वो पदबंध जो है वो वाक्य नहीं बनाता। प्राचीन शब्दावली में कर्ता को उद्देश्य तथा क्रिया पदबंध को विधेय कहा जाता था। जैसे कि आपको मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया था। सब्जेक्ट हो गया उद्देश्य और प्रेडिकेट हो गया विधेय, यानी कि क्रिया क्या है? प्रेडिकेट है और कर्ता क्या है? सब्जेक्ट है। तो उद्देश्य वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य यानी कि कर्ता क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। इसके अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता के विस्तारक आते हैं तथा विधेय वह अंश है जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जाता है। विधेय के अंतर्गत क्रिया पदबंध तथा उसके विस्तारक आते हैं। तो विधेय क्या है? विधेय एक विस्तारक है, या फिर आप ये कह सकते हैं क्रिया पदबंध है, जो आप मतलब कि आप जो भी सब्जेक्ट बोल रहे हो, जो भी आप कर्ता बोल रहे हो, उसके बारे में जो बात आपको बतानी है, क्रिया बतानी है, वो क्या है? वो विधेय है। ठीक है, तो अब हम उसे कर्ता और क्रिया कहते हैं, उद्देश्य और विधेय को। ये दोनों जो है ये अब नवीन जो वर्तनी है हिंदी की, इसमें कर्ता है उद्देश्य और क्रिया है विधेय। वाक्य की परिभाषा देख लीजिए, वैसे पूछा नहीं जाएगा परंतु आप इसे पढ़ लीजिए। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई जिससे माध्यम से वक्ता अपने भाव और विचारों को संप्रेषित करता वाक्य कहलाता है। मतलब समझा देती हूँ। उद्देश्य तथा विधेय यानी कि कर्ता तथा क्रिया, इससे बनने वाली भाषा की सबसे छोटी वाली इकाई, उसे हम वाक्य कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने भाव को, अपने मन के विचारों को
दूसरे के सामने संप्रेषित करते हैं, यानी कि बताते हैं या बोलते हैं या लिख कर देते हैं, वो वाक्य कहलाता है। अब वाक्य की प्रमुख विशेषता क्या है उसको देखिए। वाक्य विचारों या भावों को व्यक्त करने वाली भाषिक इकाई है। वाक्य की रचना विभिन्न पद और पदबंधों के मेल से होती है। वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। बिना विधेय क्रिया पदबंध से कोई भी वाक्य नहीं बनता और वाक्य स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। तो आपने देखा वाक्य की जो बिल्कुल विशेषताएं जो मैंने आपको समझाया है बिल्कुल सामने है आपके ये सारी विशेषताएं। पहला तो है कि वाक्य आपके विचारों को प्रकट करता है। दूसरा है कि इसकी रचना जो होती है पद और पदबंध से होती है। इसके दो घटक भी होते हैं जो कि कर्ता और क्रिया, उद्देश्य या विधेय। बिना विधेय के यानी कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। वाक्य स्वयं में बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ये कहीं भी लिखा जा सकता है। अब वाक्य के भेद, ये आपको ज़रूरी है, वाक्य के भेद ही आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं, इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि इसी से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद करते समय यह देखा जाता है कि वाक्य की रचना एक क्रिया पदबंध हुई है या एकाधिक क्रिया पदबंध से हुई। तो हमें रचना के आधार पर देखना है। वाक्य को भी दो आधारों पर बांटा जाता है, एक रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। इस बार आपको पढ़ना है अर्थ के आधार पर। क्लास 10th में आप पढ़ेंगे रचना के आधार पर। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया पदबंध होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक से अधिक क्रिया पदबंध होता है उसे जटिल वाक्य कहते हैं। और जटिल वाक्यों से पुनः दो भेद किए जाते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। यह आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, जो आपको क्लास 9th में पढ़ना है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद करते समय यह देखा जाता है कि वाक्य अर्थ की कौन सी छटाएं बिखेर रहा है या वक्ता के कौन से भाव एवं वृत्तियों यानी कि मूड को व्यक्त कर रहा है। अर्थ के आधार पर आप क्या करते हैं, अर्थ के आधार पर आप देखते हैं कि वाक्य का जो भेद है वो कौन सा है, वो कौन से मूड को बता रहा है, उसमें क्या अर्थ निहित है, उस अर्थ को ये बता रहा है। प्रस्तुत अध्याय में पाठ्यक्रम के अनुसार हम केवल अर्थ के आधार पर किए जाने वाले वाक्य भेदों को पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था क्लास 9th में आप पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर और क्लास 10th में आप पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य का भेद। अब अर्थ के आधार पर हम वाक्यों के भेद पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य की जो भेद किए जाते हैं उनमें से वाक्य के अर्थ या वक्ता द्वारा व्यक्त विभिन्न वृत्तियों यानी कि मूड पर भी ध्यान दिया जाता है कि इस वाक्य में क्या अर्थ छिपा है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य को निम्नलिखित भेदों में बांटा गया है। कितने भेद हैं यहाँ पर टोटल कुल मिला के 1 से लेकर 8 तक। ये 8 भेद को आपको पढ़ना है, ठीक है, और समझना भी है क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, ये आसान होता है। आज्ञार्थक वाक्य, ये भी ठीक है, आप समझ जाइएगा। इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, ये आसानी से समझ जाइएगा। संकेतवाचक वाक्य, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, तो ये भी समझ जाइएगा। इसमें आसान वाक्य यही 3 है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आज मैं पहला करा देती हूँ, कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये आपने 8 में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। ये वाक्य समान कथन यानी कि स्टेटमेंट्स होते हैं, बिल्कुल सामान्य कथन। इसके अतिरिक्त इस वर्ग में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाले स्थित्यात्मक यानी कि स्थिति का वाक्य भी आता है। तेज़ हवा चल रही है, ये बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं, याद रखिएगा। सामान्य कथन, साधारण वाक्य सामान्य वाक्य होते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रश्न नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, इसमें कोई आपको ऑर्डर नहीं, इस तरह से नहीं होता, ये बिल्कुल सामान्य वाक्य। कुछ उदाहरण देख लीजिए। तेज़ हवा चल रही है, बारिश आने वाली है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कल मेरे कुछ दोस्त आएंगे, हम सब फिल्म देखने जाएंगे। अब इस स्थित्यात्मक वाक्य को देखिए जिसमें स्थिति बताया जाता है। शीला एक अध्यापिका है। शीला क्या है, शीला की स्थिति क्या है, वो एक अध्यापिका की स्थिति में है, पढ़ा रही है।
किताब मेज़ पर रखी, किताब की स्थिति क्या है, मेज़ पे रखी हुई है। वह छत पर है, उसकी स्थिति क्या है, वो छत पर है। मेरा भाई बीमार है, भाई की क्या स्थिति है, बीमार है। मुझको तेज़ बुखार है, मेरी स्थिति क्या है, मुझे बुखार है। तो यहाँ पे स्थिति बताएगा, ठीक है। तो स्थिति बताया जा सकता है, अवस्था बताई जा सकती है, दशा बताया जा सकता है इस सामान्य वाक्य में। और ये कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य है जिसमें सामान्य कथन होता है और स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। अब इसे विस्तार पूर्वक मैं कल आपको अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। यहाँ तक आप इसे समझ लीजिए। धन्यवाद।